मित्रों नमः संस्कृताय। एमपी टेट वर्ग 1 और 2 की तीसरी यूनिट में संस्कृत के प्रतिनिधि रूपकों का परिचय है। इसमें से कुछ महत्वपूर्ण कवि हैं, उनका परिचय और जितने भी उनके ग्रंथ हैं उनका धीरे धीरे अध्ययन करेंगे। तो आइए आज जो है महाकवि भास का परिचय और इनके विभिन्न ग्रंथों का अध्ययन करेंगे। कवि का नाम भास, प्रामाणिक जीवन परिचय अज्ञात है। इनकी उपाधि धावक है। गोत्र इनका अगस्त्य गोत्र की हैमोदक शाखा में भास गोत्र है। इनका जन्म समय 100 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी के मध्य है। महाकवि भास उपासक थे वैष्णव धर्म के। इनकी रीति वैदर्भी है और गुण, प्रसाद, माधुर्य और ओज तीनों का प्रयोग है। रस इनका मुख्यतया श्रृंगार एवं वीर रस का प्रयोग किया है इन्होंने अपनी ग्रंथों में, और इनकी शैली सरल भाषा का प्रयोग अकृत्रिम शैली है। इनका प्रिय अलंकार अनुप्रास, उपमा, स्वभावोक्ति, उत्प्रेक्षा, रूपक आदि हैं। भास की कृतियां निम्न प्रकार से हैं। तिरुवांकुर नगर निवासी टी गणपति शास्त्री ने सन 1910-12 में भास नाटक चक्रम नाम से भास के 13 नाटकों का संग्रह अनंत शयन ग्रंथमाला, जिसको त्रिवेंद्रम से प्रकाशित किया है। कथा वस्तु के आधार पर भास के 13 नाटकों को 4 भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है। तो आइए देखते हैं कथा वस्तु के आधार पर भास के नाटकों का वर्गीकरण। रामायण मूलक, महाभारत मूलक, उदयन कथा मूलक और कल्पना मूलक। तो रामायण मूलक में अभिषेक नाटक और प्रतिमा नाटक हैं। महाभारत मूलक में मध्यम व्यायोग, दूतवाक्यम, कर्णभार, दूत घटोत्कच, पंचरात्रम, उर्भंग, बालचरित। और उदयन कथा मूलक में प्रतिज्ञा योगंधरायण और स्वप्नवासो दत्तम। मित्रों कल्पना मूलक में अभिमारक और दरिद्र चारुदत्त है। आगे देखते हैं भास के रूपकों का संक्षिप्त परिचय देख लेते हैं। भास के रूपकों में सर्वप्रथम अभिषेक नाटक है, जिसमें 6 अंकों का नाटक है। इसमें किष्किंधा कांड से लेकर लंका कांड तक की संपूर्ण कथा संक्षेप में दी गई है। अंत में रावण वध के पश्चात राम के राज्याभिषेक का वर्णन है। दूसरा रूपक है प्रतिमा नाटक। इस नाटक में 7 अंक हैं। इसमें भी राम के जीवन का वर्णन है। तीसरा रूपक मध्यम व्यायोग है। यह 1 अंक का व्यायोग नामक रूपक है। इसमें मध्यम पांडव भीम के द्वारा घटोत्कच के हाथ से एक ब्राह्मण पुत्र को बचाने का वर्णन है। भीम अपने पुत्र घटोत्कच को देखकर आनंदित होते हैं और हिडिंबा से उनका पुनर्मिलन होता है। चौथा नाटक है दूतवाक्यम। यह एकांकी रूपक है। इसमें कृष्ण के दूत बनकर पांडवों का संधि प्रस्ताव लेकर दुर्योधन के पास जाने का वर्णन है। पांचवा है कर्णभार। यह भी एकांकी है। इसमें कर्ण का ब्राह्मण वेशधारी इंद्र को कवच और कुंडल दान में देने का वर्णन है। छठवां है दूत घटोत्कच। यह एकांकी नाटक है। अभिमन्यु की मृत्यु के बाद श्री कृष्ण का घटोत्कच को दूत बनाकर धृतराष्ट्र के पास भेजना और दुर्योधन द्वारा उसका अपमान। सातवां नाटक है पंचरात्र। इस रूपक में 3 अंक हैं। इसमें यज्ञ की समाप्ति पर द्रोण ने दुर्योधन से दक्षिणा मांगी और पांडवों को आधा राज्य दे दो। दुर्योधन शर्त लगाता है कि यदि 5 रात के अंदर पांडव मिल जाते हैं तो दे दूंगा। द्रोण के प्रयास से पांडव मिलते हैं और आधा राज्य प्राप्त करते हैं।
8वां नाटक है उर्भंग। यह भी एकांकी नाटक है। द्रौपदी के अपमान के प्रतीकार स्वरूप भीम द्वारा दुर्योधन की जंघा को तोड़ करके उसको मारने का वर्णन है। 9वां नाटक है बालचरित। इस नाटक में 5 अंक हैं। इसमें श्री कृष्ण के जन्म से लेकर कंसवध तक की कथा वर्णित है। 10वां नाटक है चारुदत्त। मित्रों, इसमें 4 अंक हैं। इसमें निर्धन ब्राह्मण चारुदत्त और वसंत सेना नाम की वेश्या के प्रणय का वर्णन है। इसमें भरत वाक्य नहीं है और कथा अधूरी है। 11वां नाटक है अभिमारक। इस नाटक में 6 अंक हैं। इसमें राजकुमार अभिमारक का राजा कुंती भोज की पुत्री कुरंगी के साथ प्रणय विवाह का वर्णन है। और मित्रों, 12वां नाटक है प्रतिज्ञा यौगंधरायण। इस नाटक में 4 अंक हैं। उदयन के वासवदत्ता से प्रेम और विवाह का वर्णन है। यौगंधरायण द्वारा उदयन को प्रद्योत के यहाँ से छुड़ाने और उसकी नीतिमत्ता का वर्णन है। अगला नाटक है स्वप्न वासवदत्तम। इसमें 6 अंक हैं। यौगंधरायण का वासवदत्ता के मरने के प्रवाद को फैलाकर उदयन का पद्मावती से विवाह कराना तथा उदयन के अपहृत राज्य को पुनः प्राप्त कराने का वर्णन है। महाकवि भास का जो नाटक है स्वप्न वासवदत्तम, आइए इसका परिचय देखते हैं। इसके लेखक महाकवि भास हैं। काव्य विधा नाटक है। विभाजन 6 अंकों में है और स्वप्न वासवदत्तम का उपजीव्य ग्रंथ ऐतिहासिक गुणाढ़कृत बृहत कथा है। इसमें श्लोक संख्या है 57। मित्रों, जो 6 अंक हैं उनमें कितने श्लोक हैं तो आइए देखते हैं। प्रथम अंक में 16 श्लोक हैं। द्वितीय अंक में एक भी नहीं है श्लोक। तृतीय अंक में भी 0 हैं। चतुर्थ अंक में 9 हैं। पंचम अंक में 13 और छठवें अंक 16, छठवें अंक में 19 श्लोक हैं। इस तरह से 57 श्लोक हैं इसमें पूरे। स्वप्न वासवदत्तम के नायक उदयन हैं। नायिका वासवदत्ता है। विदूषक वसंतक हैं। कंचुकी बादरायण उदयन का, रभ्य महासेन प्रद्योत का। प्रतिनायक आरुणी प्रधान और इसका अंगिरस श्रृंगार रस है। अन्य रस गौण रस, वीर रस, करुण एवं अद्भुत रस है। नायक की कोटि धीर ललित है, जिसको दक्षिण नायक भी बोलते हैं। इनका प्रमुख अलंकार उपमा के साथ साथ रूपक और उत्प्रेक्षा भी है। गुण प्रसाद माधुर्य और ओज का समन्वय है। रीति इनकी वैदर्भी है और इनका छंद सर्वाधिक प्रयुक्त छंदों में अनुष्टुप जो 22 बार प्रयोग किया गया है और वसंत तिलका 11 बार प्रयोग किया गया है, ये मुख्य हैं। मित्रों, स्वप्न वासवदत्तम का संक्षिप्त कथानक देखें तो स्वप्न वासवदत्तम उदयन और वासवदत्ता की प्रेम कहानी का उत्तरार्ध भाग है। पूर्वार्ध की घटना प्रतिज्ञा यौगंधरायण नामक रूपक में वर्णित है। अतः पूर्व की घटना की जानकारी भी आवश्यक हो जाती है। पूर्व के घटना का सारांश इस प्रकार है कि वत्सराज उदयन प्रद्योत की पुत्री वासवदत्ता का अपहरण कर उससे प्रेम विवाह कर लेता है। उदयन वासवदत्ता की सुंदरता पर इस प्रकार आसक्त हो जाता है कि वह राज्य से संबंधित प्रमुख कार्यों से भी विमुख हो जाता है। इसी का लाभ उठाकर आरुणी नामक उदयन का शत्रु उसके अधिकांश भूभाग को अधिकृत अर्थात कब्जा कर लेता है। इसी भूभाग को प्राप्त करने के लिए यौगंधरायण नामक उदयन का मंत्री लावाड़क ग्राम में अग्निकांड का षड्यंत्र रचता है। अब इसके बाद की घटना स्वप्न वासवदत्तम में वर्णित है। प्रथम अंक में मगध के राजा दर्शक एवं उनकी बहन पद्मावती के सेवकों द्वारा तपोवन के लोगों को जबरदस्ती हटाया जाता है। उज्जैनी की स्त्रियों के वेश में वासवदत्ता तथा मंत्री यौगंधरायण वहीं पर जाते हैं। कंचुकी राजपुरुषों को रोकता है कि वे अनायास ही वन के निवासियों को परेशान न करें।
कंचुकी द्वारा यौगंधरायण को पता चलता है कि राजकुमारी पद्मावती वन के आश्रम में निवास कर रही अपनी माता से मिलने आ रही है, इसीलिए वन प्रदेश खाली कराया जा रहा है। यौगंधरायण मन में सोचता है कि यह वही राजकुमारी पद्मावती है जिनके बारे में पुष्पक और भद्र ज्योतिषियों ने बताया था कि वह उदयन की महारानी बनेगी। मित्रों, राजकुमारी पद्मावती आश्रम में प्रवेश करती है और तापसी को प्रणाम करती है। राजा प्रद्योत का एक संदेशवाहक आता है। पद्मावती आश्रम के तपस्वियों को मनोनुकूल वस्तुओं को मांगने के लिए आमंत्रित करती है। यौगंधरायण वासवदत्ता को अपनी बहन बताकर उसे पद्मावती के पास धरोहर रूप में रख देती है। वासवदत्ता सोचती है कि मैं अभागिनी हूँ, किंतु आर्य यौगंधरायण बिना किसी प्रयोजन के मुझे नहीं छोड़ेंगे। आश्रम में एक ब्रह्मचारी का प्रवेश होता है और यौगंधरायण उससे उसका पता तथा उद्देश्य पूछते हैं। ब्रह्मचारी बताता है कि वह वत्स देश के लावणक ग्राम में वेद का अध्ययन करता है, लेकिन वत्सराज उदयन के शिकार खेलने के लिए जाने पर गांव में आग लग जाने से उनकी पत्नी वासवदत्ता जलकर मर गई। अतः महाराज उदयन अत्यंत शोकग्रस्त हैं। ब्रह्मचारी कहता है कि रुम्नवान नामक मंत्री शोक संतप्त होते हुए भी उदयन की दिन रात सेवा करता है। इसके बाद ब्रह्मचारी चला जाता है और यौगंधरायण भी राजकुमारी पद्मावती के आदेश से चला जाता है। यहाँ तक प्रथम अंक समाप्त हो जाता है और द्वितीय अंक है आगे। तो आइए द्वितीय अंक देखते हैं मित्रों। प्रवेशक के माध्यम से पता चलता है कि राजकुमारी पद्मावती गेंद खेल रही है। वासवदत्ता द्वारा पद्मावती को महासेन की वधू कहने पर दासी बताती है कि राजकुमारी वत्सराज उदयन से विवाह करना चाहती है। धाय द्वारा सूचना मिलती है कि पद्मावती का विवाह वत्सराज उदयन के साथ सुनिश्चित हो गया है। इस प्रकार से द्वितीय अंक समाप्त होता है और अब है तृतीय अंक, जिसकी कथा निम्न प्रकार से है। राजप्रासाद का अंतःपुर विवाहोल्लास से व्याप्त है तथा वासवदत्ता अत्यंत चिंताग्रस्त रहती है। दासी महारानी के आज्ञानुसार उच्च कुल में उत्पन्न वासवदत्ता से वरमाला गूंथने के लिए कहती है। वासवदत्ता के पूछने पर दासी कहती है कि दूल्हा धनुष बाण से रहित साक्षात कामदेव है। वासवदत्ता सपत्नी मर्दन नामक औषधि माले में नहीं गूंथती है। इस प्रकार से तृतीय अंक समाप्त होता है और आगे चतुर्थ अंक है। चतुर्थ अंक में है विदूषक विवाह के शुभ अवसर पर अत्यंत खुश है। पद्मावती और वासवदत्ता प्रमद वन में जाकर आपस में वार्तालाप करती हैं। उदयन और विदूषक भी प्रमद वन में जाते हैं। उदयन कहते हैं कि जब उज्जैनी में वासवदत्ता को देखा था तब कामदेव ने एक साथ 5 बाणों का प्रहार कर दिया था। अब पद्मावती को देखने पर कामदेव के पास 6ठा बाण कहाँ से आ गया। पद्मावती और वासवदत्ता माधवी लता कुंज में जाती हैं क्योंकि वे दोनों महाराज उदयन से छिपना चाहती हैं। विदूषक के हठपूर्वक पूछने पर उदयन बताता है कि वासवदत्ता उसको अधिक प्यारी है। वासवदत्ता को याद करके राजा के नेत्र अश्रुपूरित हो जाते हैं, लेकिन पद्मावती द्वारा पूछने पर वे काश पुष्प का पराग अर्थात कण पड़ने का बहाना करते हैं। विदूषक राजा को लेकर मगधराज दर्शक के पास चला जाता है और चतुर्थ अंक यहाँ समाप्त होता है। आगे पंचम अंक है। पंचम अंक की कथा है। प्रवेशक द्वारा पद्मावती के सिर में दर्द होने की सूचना मिलती है। उदयन पद्मावती को देखने के लिए समुद्रग्रह नामक भवन में जाते हैं, किंतु पद्मावती बिस्तर पर नहीं मिलती। पद्मावती का इंतजार करते हुए उदयन उसी बिस्तर पर सो जाते हैं। पद्मावती के इच्छानुसार अवंतिका वेश धारिणी वासवदत्ता भी समुद्रग्रह में जाती है। वासवदत्ता बिस्तर पर सोए हुए उदयन को पद्मावती समझकर बगल में लेट जाती है। उदयन स्वप्न में वासवदत्ता को बुलाता है तथा वासवदत्ता उदयन द्वारा देखे जाने के डर से उठकर भागती है, जिससे उदयन जाग जाता है। उदयन विदूषक को बताता है कि उसने वासवदत्ता को साक्षात देखा था।
किंतु विदूषक द्वारा इसे भ्रांति बताकर इसका निराकरण किया जाता है। इसी घटना के कारण इस नाटक का नाम स्वप्न वासव दत्त पड़ा। इसके बाद सूचना मिलने पर उदयन अपने सेनापति रुम्नवान के साथ आरुण से युद्ध के लिए निकल जाता है। और यहाँ से पंचम अंक समाप्त होता है और षष्ठ अंक, छठवें अंक कथा है। उदयन को सूचना देने के लिए कंचुकी प्रतिहारी से कहता है कि उज्जैनी के राजा महासेन प्रद्योत के कंचुकी रभ्य तथा वसुंधरा नाम की धाय, जो माननीय अंगारवती द्वारा भेजी गई है, पर उपस्थित है और आपसे मिलना चाहते हैं। प्रतिहारी बताती है कि यह महाराज उदयन से मिलने का उचित समय नहीं है, क्योंकि घोषवती बीणा की आवाज़ सुनकर महाराज अत्यंत दुखित हैं। महाराज उदयन बीणावादक से घोषवती बीणा के बारे में पूछते हैं, तो बीणावादक घोषवती बीणा को नर्मदा नदी किनारे कुशों की झाड़ी में पाया हुआ बताता है। सूर्यामुख भवन से उतरते हुए महाराज उदयन से प्रतिहारी सूचना देती है और विस्कंभक समाप्त होता है। घोषवती बीणा को पाकर उदयन अत्यंत क्षुब्ध हो जाते हैं, क्योंकि बीणा वासव दत्ता का स्मरण कराती है। मित्रों, ये घोषवती बीणा का कई बार प्रश्न आया है और लगभग ये प्रश्न हर बार पूछा जाता है, इसलिए इसको बहुत हाईलाइट कर लीजिएगा कि हर बार ये प्रश्न पूछा जाता है। राजा की आज्ञा से विदूषक घोषवती बीणा की मरम्मत करवाने जाता है। प्रतिहारी से सूचना पाकर राजा शंका करता है कि कहीं महासेन प्रद्योत मेरे पद्मावती के विवाह से क्रोधित तो नहीं है, क्योंकि मैंने उनकी पुत्री वासव दत्ता का अपहरण तो कर लिया था, किंतु उसकी रक्षा न कर सका। महाराज प्रद्योत का कंचुकी रभ्य कहता है कि उदयन द्वारा पुनः जीते गए वत्स राज्य में आकर मैं बहुत प्रसन्न हूँ। रभ्य उदयन को अभिवादन करके उज्जैनी का समाचार सुनाता है। मित्रों, आप लोग महाकवि भास के नाटक स्वप्न वासव दत्तम का अध्ययन कर रहे हैं। महारानी अंगारवती का संदेश बताते हुए धात्री कहती है कि आपने पाणी ग्रहण के बिना ही वासव दत्ता से विवाह संपन्न कर लिया, इसलिए हम दोनों प्रद्योत और अंगारवती ने तुम्हारा और वासव दत्ता का चित्रपट पर बनवाकर उसी से विधिपूर्वक विवाह भी करा दिया, और यह चित्रफलक तुम्हारे पास भेजा जा रहा है। यह सुनकर उदयन कहते हैं कि अपराधी होने पर भी महाराज और माननीय का प्रेम मेरे प्रति कम नहीं हुआ है। पद्मावती चित्रफलक को देखकर कहती है कि यह आर्या का चित्र तो अवंतिका से मिलती है। उदयन अवंतिका को सामने बुलाना चाहते हैं कि पद्मावती बताती है कि वह न्यास रूप में रखी गई किसी ब्राह्मण की बहन है, जो परपुरुष के सामने नहीं आती। प्रतिहारी सूचना देती है कि उज्जैनी के ब्राह्मण बाहर उपस्थित हैं, जिनकी बहन महारानी पद्मावती के पास धरोहर रूप में रखी गई है। उदयन आवाज़ से पहचान जाते हैं कि यह ब्राह्मण उनका मंत्री यौगंधरायण है। धात्री अवंतिका वेशधारिणी वासव दत्ता को पहचान लेती है। यौगंधरायण वासव दत्ता को छिपाने जैसे कार्य के लिए महाराज उदयन से क्षमा मांगते हैं। उदयन द्वारा कारण पूछने पर यौगंधरायण बताता है कि ऐसा यह सब भविष्यवाणी के अनुसार हुआ है। यौगंधरायण वासव दत्ता का कुशल समाचार बताने के लिए रैभ्य और वसुंधरा को उसी समय उज्जैनी वापस भेजना चाहता है, किंतु राजा पद्मावती और वासव दत्ता के साथ उज्जैनी जाने का निश्चय करते हैं। भरत वाक्य के साथ नाटक समाप्त होता है। मित्रों, आगे स्वप्न वासव दत्तम का मंगलाचरण है, तो आइए देखते हैं। उदयन बेन्दु सवर्ण वासव दत्ता बलौ बलस्य त्वाम पद्मावतीर्ण पूर्णौ वसंत क्रमौ भुजौ पाताम। इसका अर्थ है, उदयन होते हुए नए चंद्रमा के सदृश वर्ण वाली, अर्थात उदय होते हुए नए चंद्रमा के सदृश वर्ण वाली, मद्यपान से बल रहित अथवा अबला अपनी पत्नी को मद्य देने वाली, लक्ष्मी के प्रकट होने से संपन्न
वसंत जैसी सुंदर बलराम की भुजाएं आपकी रक्षा करें। मित्रों, प्रस्तुत मंगलाचरण में बलराम की स्तुति की गई है और इस मंगलाचरण में उक्त पद्य में आशीर्वादात्मक तथा अष्टपदा नांदी है। अगर पूछा जाता है कि कौन सी नांदी है तो अष्टपदा नांदी है। प्रस्तुत मंगलाचरण में मुद्रालंकार तथा श्लेष अलंकार का प्रयोग है। श्लेष के माध्यम से भावी सूचना मिलने के कारण पत्रावली नांदी है। प्रस्तुत मंगलाचरण में आर्या छंद है। इस पद्य में पदों के विन्यास की चतुरता से नाटक के मुख्य पात्र उदयन, वासवदत्ता, पद्मावती और वसंतक की सूचना दी गई है। नाटक का भरत वाक्य है, इमाम सागर पर्यंताम हिमवद विंध्य कुंडलाम महीमेकात पत्रांकाम राजसिंह प्रशास्तुनः। भावार्थ है इसका, हमारे राजसिंह राजाओं में प्रधान अर्थात महाराज उदयन समुद्र रूप सीमा वाली हिमालय और विंध्य पर्वत रूप 2 कुंडलों से युक्त और एक छत्र रूप चिन्ह से संयुक्त इस पृथ्वी का पालन करें। मित्रों, वासवदत्ता में पात्रों का सामान्य परिचय देखते हैं। इसमें पुरुष पात्र हैं, जैसे उदयन वत्स देश का राजा नायक है। यौगंधरायण उदयन का मंत्री है। वसंतक विदूषक उदयन का मित्र नर्म सचिव है। ब्रह्मचारी लावाणक ग्राम का छात्र है। कंचुकी राजकुल का सेवक। संभसक, जिसको भट्ट भी बोलते हैं, पद्मावती का सेवक है। रुम्णवान उदयन के अमात्य तथा सेनापति हैं। इसी में स्त्री पात्र भी हैं, इनको भी देख लेते हैं। वासवदत्ता नायिका है ग्रंथ की, उदयन की प्रथम पत्नी और मगध देश में यही आवंतिका रूप में निवास करती है। पद्मावती मगधराज दर्शक की बहन उदयन की द्वितीय पत्नी है। तापसी मगध के निकट तपोवन में रहने वाली एक स्त्री है। मधुरिका तथा पद्मिनिका पद्मावती की सखियां एवं परिचारिकाएं हैं। धात्री पद्मावती की उपमाता है। विजया वत्सराज की प्रतिहारी है। धात्री वासवदत्ता की उपमाता है। महादेवी पद्मावती की माता है। अंगारवती प्रद्योत की रानी वासवदत्ता की माता है। वसुंधरा वासवदत्ता की धात्री है और वैदेही उदयन की माता है। मित्रों, ये तो था पात्रों का निरूपण। अब देखते हैं स्वप्न वासवदत्तम का नामकरण। इस नाटक का नामकरण ग्रंथ के एक घटना विशेष पर आधारित है। पंचम अंक में उदयन शिरोवेदना से पीड़ित पद्मावती को देखने जाता है तथा पद्मावती को न देखकर वह उसी की शैया पर सो जाता है। वासवदत्ता भी पद्मावती को देखना चाहती है और बिस्तर पर सोई हुई जानकर वहीं लेट जाती है। उदयन स्वप्न में कुछ बड़बड़ाता है तो वासवदत्ता वहाँ से जाने लगती है और उदयन भी जागकर उसके पीछे दौड़ता है। उदयन इसी 5वें अंक में स्वप्न में वासवदत्ता को देखता है। इसीलिए यह अंक नाटक का सबसे महत्वपूर्ण अंक है। इसी महत्वपूर्ण घटना को आधार मानकर महाकवि भास ने इसका नामकरण स्वप्न वासवदत्तम किया है, जो कि सर्वथा उचित है। कहा भी गया है, आगे देखते हैं, स्वप्ने वासवदत्ता इति स्वप्न वासवदत्ता। सप्तमी तत्पुरुष समास ग्रंथवाची होने के कारण नपुंसक लिंग एक वचन में स्वप्न वासवदत्तम हुआ। मित्रों, ये तो नामकरण संस्कार की बात रही। आगे देखते हैं इसके कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। अनेक विद्वानों के अनुसार भास 24 नाटकों के रचयिता हैं, किंतु वर्तमान में प्रामाणिक रूप से 13 रूपक ही उपलब्ध हैं। भास ने भूमिका या प्रस्तावना के स्थान पर स्थापना शब्द का प्रयोग किया है। भास ने अपने किसी भी रूपक में ग्रंथ और ग्रंथकार का नाम नहीं लिया है। भास ने अपने रूपकों में मुद्रालंकार का प्रयोग किया है। भास के 13 नाटकों को प्रकाशित कराने का श्रेय श्री टी गणपत शास्त्री को जाता है। स्वप्न वासवदत्तम के द्वितीय एवं चतुर्थ अंक में
प्रवेशक तथा पंचम एवं षष्ठ अंक में विस्कंभक का प्रयोग किया गया है। वासवदत्ता की वीणा का नाम घोषवती है। उदयन और पद्मावती के विवाह की भविष्यवाणी भद्र और पुष्पक ने की थी। पद्मावती के घर में वासवदत्ता ही अवंतिका के रूप में रहती है। छठे अंक में मिश्र विस्कंभक प्रयुक्त है। पद्मावती को शिरोवेदना पंचम अंक में होती है। वत्स देश की राजधानी कौशाम्बी है। महासेन उज्जैनी के राजा प्रद्योत का विशेषण है। पंचम अंक को स्वप्न अंक भी कहा जाता है। लावाणक ग्राम की घटना प्रथम अंक में वर्णित है। दूसरा और तीसरा अंक केवल गद्य के माध्यम से लिखा गया है। उदयन के भवन का नाम सूर्यामुख तथा पद्मावती के आवास का नाम समुद्रग्रह है। मित्रों, आगे इसी क्रम में प्रमुख पात्रों का चरित्र चित्रण देखते हैं। उदयन इस नाटक का नायक है तथा वत्स देश का राजा है। वह धीर ललित कोटि का नायक है। वह दयालु, उदार तथा वीणा बजाने में निपुण है। उदयन दयाचित्त तथा अपने से बड़ों का आदर करने वाला व्यक्ति है। उसकी धैर्यता, विद्वता, कुलीनता, आयु तथा रूप को देखकर ही राजा दर्शक अपनी बहन पद्मावती का विवाह करते हैं। उदयन वासवदत्ता से बहुत ही प्रेम करते हैं, इसीलिए राज्य की सुध बुध खो बैठते हैं। सुंदरता में उदयन की तुलना बिना धनुष बाण के कामदेव से की गई है। वासवदत्ता उज्जैनी नरेश प्रद्योत की पुत्री तथा स्वप्न वासवदत्तम नाटक की नायिका है। वह दयालु स्वभाव की नारी तथा अवंती राज्य की राजकुमारी भी है। वासवदत्ता बुद्धिमती तथा पतिपरायणा स्त्री है। वह उदयन की प्रेयसी, शिष्या तथा पत्नी भी है। अपने पति के हित के लिए वह यौगंधरायण द्वारा स्वयं को मृत घोषित करवा लेती है। वासवदत्ता अपनी आंखों के सामने ही अपने पति का विवाह पद्मावती से करवा देती है। वासवदत्ता का चरित्र त्याग से भरा हुआ है। पद्मावती राजा उदयन की द्वितीय पत्नी तथा नाटक की प्रमुख पात्र है। वह मगध के राजा दर्शक की बहन है। पद्मावती अत्यंत सुंदरी तथा आकर्षण की केंद्र बिंदु है। वह धर्मपरायणा स्त्री है, इसीलिए वासवदत्ता को न्यास रूप में स्वीकार करती है। वह गुरुजनों के प्रति आदर भाव रखती है। पद्मावती उदयन के रूप और गुणों से प्रभावित रहती है तथा भविष्यवाणी के अनुसार उसी से विवाह भी करती है। अतः एक आदर्श नारी का संपूर्ण गुण पद्मावती में उपस्थित है। यौगंधरायण उदयन का प्रधान अमात्य है तथा इस नाटक में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला पात्र है। वह वर्ण से ब्राह्मण है तथा स्वामी भक्ति उसके अंदर कूट कूट कर भरी हुई है। वह सभी परिस्थितियों में तथा सब प्रकार के उपायों से अपने स्वामी एवं राज्य का संरक्षण करता है। यौगंधरायण उदयन के पूर्व मंत्री युगंधर का पुत्र है। यौगंधरायण की योजना को सभी उच्च स्तरीय अधिकारी तथा राजा एवं वासवदत्ता भी मानते हैं। वासवदत्ता को अपनी बहन बताकर वह अपनी योजना को सफल बनाता है। यौगंधरायण के संपूर्ण चरित्र को भास ने एक वाक्य में लिखा है कि यौगंधरायणो भवान ननु। आगे है वसंतक। वसंतक इस नाटक का विदूषक और राजा उदयन का परम मित्र है। वह जाति से ब्राह्मण तथा हास्य का पात्र है। प्रत्येक परिस्थिति में वसंतक उदयन के साथ ही रहता है। वसंतक खाने पीने से अत्यंत खुश रहता है, इसीलिए वासवदत्ता की बड़ाई भी करता है। राजा का अत्यंत प्रिय होने के कारण ही वह उदयन की अति प्रिय रानी के बारे में पूछ पाता है। वसंतक बीच बीच में हंसी मजाक भी करता है तथा सरल स्वभाव होने के साथ साथ वसंतक मूर्ख भी है। रुम्णवान उदयन का प्रधान सेनापति है। वह वीर, धीर एवं गंभीर भी है। वासवदत्ता और यौगंधरायण का संपूर्ण वृत्तांत जानते हुए भी
राजा तक को भनक नहीं लगने देता कि वासवदत्ता जिंदा है। उसके गुणों से यौगंधरायण भी प्रेम करते हैं। रुम्णवान के सेनापति रहने से उदयन को आरुण से अपना राज्य मिलता है। मित्रों, स्वप्न वासवदत्तम की अंकवार प्रमुख घटनाएं देख लेते हैं। जो प्रथम अंक में है कि वेश बदलकर वासवदत्ता और यौगंधरायण का मगध राज्य में प्रवेश होता है। वासवदत्ता को न्यास रूप में पद्मावती के पास छोड़ना, लावणक ग्राम से ब्रह्मचारी का आगमन तथा वासवदत्ता का अग्नि में जलकर मरने की सूचना है। द्वितीय अंक में वत्सराज उदयन से पद्मावती का विवाह सुनिश्चित होना है तथा तृतीय अंक में मगध राजप्रासाद में विवाह का हर्षोल्लास और वासवदत्ता द्वारा वरमाला का गूंथना है। चतुर्थ अंक उदयन और पद्मावती का विवाह होना, विवाहोपरांत उदयन और विदूषक का प्रमद वन भ्रमण है। पंचम अंक में पद्मावती का शिरोवेदना, उदयन द्वारा स्वप्न में वासवदत्ता को देखना और आरुणि से उदयन का युद्ध है। छठवें अंक में घोषवती वीणा की प्राप्ति, रभ्य नामक प्रद्योत के कंचुकी का आगमन तथा चित्रफलक से वासवदत्ता की पहचान और यौगंधरायण द्वारा समस्त घटनाओं को बताना है। मित्रों, स्वप्न वासवदत्तम का बिंदुवार अध्ययन देखें तो स्वप्न वासवदत्तम के लेखक हैं भास। स्वप्न वासवदत्तम नाटक में कुल कितने अंक हैं? तो 6 अंक हैं। स्वप्न वासवदत्ता नाटक का नायक उदयन किस कोटि का नायक है? तो आप सभी लोग जानते हैं धीर ललित कोटि का नायक है। उदयनः कस्य नाटकस्य नायकः? तो स्वप्न वासवदत्तम। संस्कृते अति प्राचीन रूपकस्य नाम किम? तो इसका उत्तर भी स्वप्न वासवदत्तम ही होगा। स्वप्न वासवदत्तम इति नाटकस्य आकर ग्रंथः? तो ये बृहत कथा है। लावाणक ग्राम की घटना कहाँ वर्णित है? तो आप सभी लोग जानते हैं कि स्वप्न वासवदत्तम में वर्णित है। यौगंधरायण किसका प्रमुख पात्र है? तो स्वप्न वासवदत्तम का। मित्रों, आप लोग महाकवि भास का स्वप्न वासवदत्तम का अध्ययन कर रहे हैं और उसी के अंतर्गत ये सभी प्रश्न हैं। रुम्णवान पात्र का वर्णन स्वप्न वासवदत्तम में है। स्वप्न वासवदत्ते वर्णित पात्रेषु उदयनस्य सेनापति कः आसीत्? तो रुम्णवान। उदयनस्य चरितं कस्मिन् ग्रंथे अस्ति? स्वप्न वासवदत्ते। वसंतक अर्थात विदूषक युक्त रचना अस्ति स्वप्न वासवदत्तम। स्वप्न वासवदत्त नाटके विदूषकस्य नाम किं? वसंतकः। घोषवती वीणा का संबंध किस नाटक से है? स्वप्न वासवदत्तम से। उदयनस्य वीणायाः नाम किं? घोषवती। स्वप्न वासवदत्तम का स्वप्न अंक कौन सा है? पंचमः। वासवदत्ता कस्य राज्यस्य राज्यकन्या आसीत्? अवंतिकायाः। चक्रार पंक्तिरिव गच्छति भाग्य पंक्ति, यह सूक्ति है स्वप्न वासवदत्तम की। स्वप्ने नाटके भर्तृस्नेहात् सा ही दग्धाप्य दग्धा, कस्य वचनम इदम? यह किसका वचन है? तो ब्रह्मचारिणः। दुःखम न्यासस्य रक्षणम ऐसा उक्ति कस्य नाटकस्य? यह किस नाटक की पंक्ति है? तो स्वप्न वासवदत्तम की। मित्रों, इस प्रकार से महाकवि भास का परिचय और इनके 6 अंग नाटकों के संक्षिप्त रूप से अध्ययन किया। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिएगा। इसी प्रकार से आपको रोज़ नए वीडियो मिलते रहेंगे जो एमपी टेट की परीक्षा वर्ग 1 और 2 के लिए अति महत्वपूर्ण है। इसी के साथ मित्रों, नमः संस्कृताय।